Have a nice day, my dear students and my colleague and friends. Myself known as Santlal, Associate Professor Zoology, Government Lohia PG College, Churu, राजस्थान। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अपने स्वयं में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि क्या है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उस मैकेनिज्म का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा। दूर मतलब हटो, वीडियो को सुनो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैं ये वादा करता हूं। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज द रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि जो है वो 3 प्रक्रमों द्वारा संपन्न होती है। फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर जो है उसके द्वारा छनन की क्रिया होगी। और ग्लोमेरुलर जो बताया था वो बोमोन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज का एक बंच होता है, गुच्छा होता है। तो फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनः अवशोषण। थर्ड, ट्यूबुलर सीक्रेशन, नलिकाओं के द्वारा यानी पेरी ट्यूबुलर के जो कैपिलरीज होती हैं और नेफ्रॉन की जो नलिकाएं डीसीटी, विशेष तौर से डीसीटी जो होंगी उसके द्वारा सीक्रेशन यानी ट्यूबुलर सीक्रेशन, नलिकीय स्त्रवण। तो देर आर 3 process by which urine formation takes place. First, glomerular filtration, selective reabsorption, and third one is tubular secretion. शुरुआत करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सबसे पहला मूत्र निर्माण का जो पहला पद है वो है ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होना यानी छनना या छनन क्रिया। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू दी सेमी परमिएबल वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड द बोमोन कैप्सूल, और कलेक्टिवली अपन इनको मेलपीजियन कॉर्पसल या जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं। यानी फिल्ट्रेशन जो है वो किसके द्वारा संपन्न होगा? ग्लोमेरुलस और बोमोन कैप्सूल की अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा, दीवारों द्वारा संपन्न होगा। द ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कंटेंड इन द बोमोन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जो बोमोन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ईच ग्लोमेरुलस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम एन एफरेंट आर्टेरियोल। प्रत्येक ग्लोमेरुलस यानी प्रत्येक नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस है वो अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है बाई एफरेंट आर्टेरियोल, अभिवाही धमनिका के द्वारा, एंड डिस्चार्ज इट्स ब्लड। ये अपने ब्लड को वापिस निकालता है इनटू एन इफरेंट आर्टेरियोल, अपवाही धमनिका के द्वारा ये रक्त को वापिस निकालता है। द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट ए डबल एफ आ रहा है, ई में ई डबल एफ आ रहा है। ई को याद करने का तरीका, एग्जिट ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती है उसको इफरेंट बोलेंगे और इसको अफरेंट बोलेंगे। अब दोनों के डायमीटर यानी व्यास में अंतर होता है। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन दैट ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। यानी एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर इफरेंट
एपरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर से ज़्यादा होता है, यानी अपरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर या व्यास इपरेंट की तुलना में ज़्यादा होता है, ब्रॉड होती है। देयरफॉर इसलिए द क्वांटिटी ऑफ ब्लड that enters into the glomerular capillaries through apparent arteriole in a fixed period does not escape out through the efferent arteriole। यहाँ ये कहना चाहता है कि इसलिए द ब्लड की जो मात्रा है, क्वांटिटी ऑफ ब्लड इंटर्स इनटू द ब्लड यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो एक निश्चित समय के अंदर अफरेंट आर्टेरियोल द्वारा जो रक्त लाया जाता है, वो पूरा का पूरा रक्त इफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बाहर नहीं ले जाया जा सकता। ये डायमीटर में डिफरेंस का कारण है। सो देयर डेवलप्स, जिसके कारण से एक यहाँ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, डेवलप्स ए रेजिस्टेंस टू ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलस। इसलिए ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त का एक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस या फोर्स उत्पन्न होगा। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप एक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको GHP कहते हैं, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ अबाउट 70 मिलीमीटर मरकरी, यानी 70 मिलीमीटर मरकरी का यहाँ ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, और वो होता है 70 मिलीमीटर मरकरी। किसके अंदर डेवलप होता है? डेवलप इन दी ग्लोमेरुलस। दिस प्रेशर, ये जो ट्रिगर प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर, इसके विरुद्ध कार्य करने वाले दो प्रेशर और कार्य करते हैं इसके विपरीत। दिस प्रेशर इज अपोज्ड बाय द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं या कोलॉइड्स होते हैं, उनके द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जो प्रेशर होता है उसको ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या BCOP कहते हैं, और विच इज अबाउट 30 मिलीमीटर मरकरी, जो लगभग 30 मिलीमीटर मरकरी होता है। एंड दूसरा, बाई कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बोमून कैप्सूल के अंदर पहले से पड़ा हुआ जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा लगने वाला ये बल जो होता है वो होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, विच इज अबाउट 20 मिलीमीटर मरकरी। 30-20 दोनों मिलाकर के 50 मिलीमीटर मरकरी का जो दबाव है, प्रेशर, वो ग्लोमेरुलस में पाए जाने वाले ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP का विरोध करते हैं। बट डिफरेंस आया है 20 मिलीमीटर मरकरी का, वो सफिशिएंट है टू ड्राइव ग्लोमेरुलस से जो अनावश्यक जो तत्व है या कोई कंपाउंड्स होते हैं, वो बोमून कैप्सूल के ल्यूमेन में, गुहा में पहुंच जाते हैं इस डिफरेंस के कारण से। अब यहाँ डिटेल से बता रहा हूँ। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ अफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। ये GHP किसके कारण से उत्पन्न हुआ था? अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स के डायमीटर में अंतर होने के कारण से, विच इज अबाउट 70 मिलीमीटर मरकरी। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के कारण से या अन्य कोलॉइड्स के कारण से, विच इज 30 मिलीमीटर मरकरी। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP ड्यू टू फ्लूइड preoccupying the Bowman capsule,
जो फ्लूइड पहले से ही बोमन कैप्सूल के अंदर उपस्थित होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड दी बोमन कैप्सूल, बी डॉट सी डॉट का मतलब बोमन कैप्सूल ऑलरेडी प्रेजेंट है इनसाइड दी बोमन कैप्सूल विच इज 20 मिलीमीटर मर्करी। तो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी BCOP एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CSP एक्सर्ट फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये दोनों बल BCOP और CSP जो हैं ये GSP के विरुद्ध कार्य करते हैं, विरुद्ध दबाव डालते हैं। द नेट फिल्ट्रेशन, शुद्ध छनन क्या होगा, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर डेवलप होगा, EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज देयर फॉर EFP इक्वल टू GSP माइनस यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP प्लस CSP यानी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नीचे देखते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था 70 माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 30 मिलीमीटर मर्करी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 20 मिलीमीटर मर्करी। तो 70 माइनस 50 मिलीमीटर मर्करी रिजल्ट्स इन द 20 मिलीमीटर मर्करी, ये डिफरेंस आया है। ड्यू टू दिस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको 20 मिलीमीटर मर्करी को अपन प्रभावशाली या प्रभावी छनने वाला दबाव, छनन दबाव बोलेंगे, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलेंगे। फ्यू सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा फिल्टर आउट इन द बोमन कैप्सूल थ्रू द वॉल्स या वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस। इस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण से कुछ पदार्थ जो होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, छन जाते हैं और बोमन कैप्सूल की वाल को बेधते हुए यानी ग्लोमेरुलस की वाल को बेधते हुए और बोमन कैप्सूल की वाल को बेधते हुए बोमन कैप्सूल के लुमेन में, गुहा में पहुंच जाता है। कौन? ब्लड प्लाज्मा। व्हाट सब्सटेंसेज एस्केप आउट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, ये है महत्वपूर्ण चीज कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनका पलायन होता है, निकास होता है, कहां से? फ्रॉम दी ब्लड प्लाज्मा। वो देखिए आप, ब्लड प्लाज्मा से कौन कौन से पदार्थों का निकास होता है। द फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज थ्रू द ग्लोमेरुलस डिपेंड्स ऑन देयर मोलिकुलर वेट, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर जो सब्सटेंसेज का फिल्ट्रेशन जो होता है वो डिपेंड करता है, निर्भर है पूर्णतः उनके मोलिकुलर वेट के। जो सब्सटेंसेज पाए जाते हैं उनके आणविक भार पर निर्भर करता है। ओनली ध्यान से सुनना, ओनली दोज सब्सटेंसेज, सिर्फ वो पदार्थ हैविंग ए मोलिकुलर वेट लेस देन 70,000 डाल्टन्स, जिनका आणविक भार 70,000 डाल्टन से कम होता है, कैन बी फिल्टर थ्रू दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वो आसानी से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से छन जाते हैं। देयरफॉर, इसलिए एक्सेप्ट, सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, लेकिन प्लाज्मा में पाए जाने वाली प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स होती हैं, उनको छोड़ करके बाकी के जो भी पदार्थ होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 डाल्टन से कम होता है, वो आराम से ग्लोमेरुलस द्वारा फिल्टर होकर के बोमन कैप्सूल की गुहा में पहुंच जाते हैं। All other substances present in blood may be filtered out
Due to their high molecular weight, the blood plasma proteins and blood cells या corpuscles do not leave the glomerulus. यानी प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स का मोलिकुलर वेट 70,000 डाल्टन से ज़्यादा होने के कारण से ये ग्लोमेरुलस से छन नहीं पाते हैं या इनको नहीं छोड़ सकते हैं। एज दे आर अनेबल टू पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस, जिसके कारण से ग्लोमेरुलस की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा ये पलायन या गुजर नहीं सकते। दिस फ्लूइड दस प्रोड्यूस, अब द फ्लूइड दस प्रोड्यूस्ड, अब फ्लूइड बनेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के पश्चात में। आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हो गया, ये देखिए आप एक रिएक्शन दिखाई है कोष्टक के अंदर, ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन प्लस ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, क्योंकि इनका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होने के कारण से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसके द्वारा इनका फिल्ट्रेशन या छनन की क्रिया नहीं होती, तो इसलिए माइनस दिखाया है। इन ह्यूमन्स के अंदर, मनुष्यों के अंदर दिखाया है। तो यहाँ P मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स, B मीन्स ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स, W मीन्स वाटर, G मीन्स ग्लूकोज, A मीन्स एमिनो एसिड, S का मतलब सोडियम आयंस, Cl का मतलब क्लोराइड आयन, PH का मतलब फॉस्फेट आयंस, A का मतलब है यूरिक एसिड, U का मतलब है यूरिया एंड C का मतलब है क्रिएटिनिन। अब अगर इनमें से माइनस, ये तो ब्लड प्लाज्मा में ऑलरेडी टोटल का टोटल उपस्थित है। ब्लड प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हैं, ब्लड सेल्स भी हैं। इनमें से माइनस P प्लस B यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लस ब्लड सेल्स निकाल दी जाएं तो वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, क्लोराइड, फॉस्फेटेज, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो बचते हैं इनको अपन कहते हैं नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। हियर, ये देखिए मैंने आपको जो इंडिकेट दिखाए हैं जो सिंबल के रूप में, यहाँ सभी के बारे में आपको विस्तार से एक एक चीज़ बता दी है। टॉपिक लंबा है, ज़्यादा मैं यहाँ समय नहीं दूंगा, आगे आप देखो। पहला हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनः अवशोषण। हो सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कुछ उपयोगी पदार्थ चले गए होंगे, फिल्टर आउट हो गए होंगे ग्लोमेरुलस के द्वारा, उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए भी इनका पुनः अवशोषण हो सकता है। कुछ अनुपयोगी होंगे वो थर्ड प्रोसेस के द्वारा, थर्ड प्रोसेस के द्वारा जो मैंने आपको बताया ऑगमेंटेशन बोलते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी हार्मफुल हैं या नॉन थर्स हॉल्ड सब्सटेंसेज जो होते हैं वो वापस यूरिन यानी पेरिट जो DCT या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल नेफ्रॉन की होती है उनके अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो selective reabsorption, this the substances present in the glomerular filtrate fall under two categories। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेज जो होते हैं, उनको अपन दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट यूजफुल सब्सटेंसेज जिनको थर्स हॉल्ड सब्सटेंसेज कहते हैं।
यानी ये उपयोगी होते हैं। और थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड अपन सब्सटेंसेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन ओनली व्हेन, कब, इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक्सीड्स एक सर्टेन वैल्यू, एक निश्चित मात्रा से प्लाज्मा के अंदर अगर कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा हो जाए तब ही इनका एक्सक्रीशन होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए ये उपयोगी पदार्थ होते हैं। नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, यानी यूजफुल सब्सटेंसेज जो होते हैं ये बॉडी के अंदर चलने वाली जो उपापचय क्रियाएं होती हैं, सामान्य उपापचय क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए आवश्यक हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड साल्ट्स एटसेट्रा। हार्मफुल सब्सटेंसेज या नॉन थ्रेशोल्ड substances या threshold substances which are to be excreted या removed from the body, जो शरीर के लिए नॉन एसेंशियल हैं, हार्मफुल हैं, टॉक्सिक हैं, इनका एक्सक्रीशन या रिमूवल होना बॉडी से आवश्यक है, यानी इनका हटना या उत्सर्जित होना आवश्यक है। फॉर एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एटसेट्रा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, चयनात्मक पुनः अवशोषण एक प्रक्रम है। बाय विच एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या यूजफुल सब्सटेंसेस ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जो यूजफुल उपयोगी पदार्थ होते हैं या एसेंशियल आवश्यक जो घटक होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पाए जाने वाले, वो बॉडी के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब्ड होता है, पुनः अवशोषित हो जाते हैं ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ होंगे इनका बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन? जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो किडनी ट्यूब्यूल के अंदर या नेफ्रॉन के अंदर इनका प्रवाह होता है, उस समय होता है। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज आल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एल्केलिनिटी ऑफ द ब्लड। pH 7.4 बताई है। ये रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, एसेंशियल जो सब्सटेंसेज होते हैं वो उनका पुनः अवशोषण क्यों हो रहा है, यहाँ ये बता रहा है कि ये आवश्यक है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी के अंदर क्षारीयता या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी नहीं ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या क्षारीयता को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है, जो ब्लड की नॉर्मल pH होती है 7.4। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्ट्स विद इन दी बॉमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये बॉमन कैप्सूल के अंदर संग्रहित किया जाता है। बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या मतलब? उनकी जो डबल वाल है, पहले उनके अंदर जाता है डबल वाल के बीच में, और डबल वाल से होता हुआ ये पीसीटी में जाएगा। देन पासेज थ्रू द डिफरेंट रीजन ऑफ नेफ्रॉन, जो फिर आगे नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले आता है, उसके पश्चात डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल या डीसीटी आती है। पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, यानी कि बॉमन कैप्सूल के समीपस्थ भाग में पाए जाने वाली अत्यधिक और लंबी कुंडलित नलिका। फिर आता है यू के आकृति का लूप ऑफ हेनले, और उसके पश्चात कम कुंडलित और छोटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के अंदर इनका प्रवाह होता है,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। द ट्यूबुल वॉल अब्जॉर्ब दीज यूजफुल सब्सटेंसेज। ये ट्यूबुल जो वाल्व्स होती हैं, किडनी ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन की वाल जो होती हैं, ये उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती हैं या अवशोषित कर लेती हैं। पास देम टू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो इनके चारों तरफ पाई जाने वाली पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कल वाले नेफ्रॉन के अंदर मैंने बताई थी, यानी ट्यूबुल्स के चारों ओर, पेरी का मतलब सराउंडिंग, ट्यूबुल्स को सराउंड करने वाली जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड जो होता है, उसके अंदर ये यूजफुल या उपयोगी पदार्थ जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, अब अलग अलग ले रहे हैं अपन पीसीटी डीसीटी इनमें। तो reabsorption in proximal convoluted tubule, the cells of PCT have well developed brush border या माइक्रोविलाई। कल बताया था डायग्राम में कि पीसीटी की वाल में अंदर की तरफ क्यूबोइडल सेल्स होते हुए भी ब्रश बॉर्डर द्वारा सुसज्जित होते हैं, यानी माइक्रोविलाई का बना हुआ ब्रश बॉर्डर जो होता है वो रीअब्जॉर्प्शन की एरिया को और क्षमता दोनों को बढ़ा देता है। द सेल्स ऑफ पीसीटी हैव वेल डेवलप्ड ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई एंड आर पैक्ड विथ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं जो ऊर्जा प्रोवाइड करेंगी एटीपी के रूप में। द माइक्रोविलाई ग्रेटली इंक्रीज द अब्जॉर्प्टिव सरफेस। माइक्रोविलाई जो होते हैं वो अवशोषण के एरिया को, अवशोषण के सरफेस को इंक्रीज यानी बढ़ा देते हैं। वेयर इज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम सब्सटेंसेज। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अगर किसी चीज का अब्जॉर्प्शन होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। The flow of ions, atoms, molecules from lower concentration to the higher concentration. Such type of the process requires energy in the form of ATP. कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ किसी आयनों, परमाणुओं, अणुओं का परिवहन जब होता है उसको सक्रिय अभिगमन कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा किससे मिलती है? एटीपी से मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब्ड इन दिस पार्ट, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल या पीसीटी के अंदर कौन कौन से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। सबसे पहले ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन ले रहे हैं, आगे डायग्राम में बताऊंगा मैं आपको, जी लिखा हुआ मिलेगा। ऑल दी ग्लूकोज प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट, हो सकता है कि ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हो गया होगा, फिल्टर आउट हो गया होगा ग्लूकोज, लेकिन ब्लड के लिए और बॉडी दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या मेथड के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। एमिनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन जो कि उपयोगी होते हैं, इनका भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन द्वारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में नेफ्रिक फिल्ट्रेट तो किस में जा रहा है? प्रत्येक नेफ्रॉन की ट्यूबुल्स में है, चाहे पीसीटी में हो चाहे डीसीटी में हो, कहीं भी हो। पीसीटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो सिर्फ, तो पीसीटी में कोई उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं और सोडियम आयंस हैं, इनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन द्वारा अवशोषण हो जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में। आगे आ रहा है क्लोराइड आयन रीअब्जॉर्प्शन, इसका रीअब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए जरूरी है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आ रही है, चौथा पॉइंट नहीं, पांचवा पॉइंट।
water reabsorption in PCT as the various solutes are removed from the filtrate and returned to the blood. कई प्रकार के विलेय या सॉल्यूट्स जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम फिल्ट्रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से और वापस पहुंच जाते हैं रिटर्न टू दी ब्लड, वापस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में पहुंच जाते हैं। ए ग्रेट डील ऑफ वाटर follows them by osmosis to maintain the osmotic equilibrium। यहाँ सबसे ज़्यादा डील यानी अवशोषण किसका हो रहा है? वाटर का, और प्रासरण के द्वारा हो रहा है। और बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर प्रासरण साम्य अवस्था बनाए रखने में ये पानी सहायता करता है। पीसीटी के अंदर अबाउट 80% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस से छन करके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में ट्यूबुल्स के अंदर आया है, पीसीटी में आया है, उसका 80% भाग वाटर का जो है वो पीसीटी के अंदर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। दिस फ्रैक्शन इज रेफर्ड टू एज दी, ये जो पानी के अंश का जो रूप होता है उसको अपन किस रूप संदर्भ में देखते हैं? ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी अविकल्पी होता है, कोई भी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई हार्मोन की, कोई अन्य कोएंजाइम की, कहीं किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको अविकल्पी जलीय अवशोषण कहते हैं। इट इज द पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता निष्क्रिय प्रक्रम होने के कारण से नहीं पड़ती। आगे फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर मैं आपको फैकल्टेटिव बताऊंगा क्योंकि वहाँ एक हार्मोन के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे तो किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप इस डायग्राम में देखिए, नीचे लिखा हुआ है इधर ए समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब ये लिखा हुआ है अफरेंट आर्टेरियोल, इसका डायमीटर आप देखिए चौड़ा है, और इसके अंदर ये पी बी जी नहीं डब्ल्यू जी ए एस सी एल, ये सब जो मैंने पहले बताए हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सभी पड़े हैं। अब ये देखिए, ये तो है आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल जो रेड रूप में आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ ये है ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से कम डायमीटर वाली इफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल रही है, मैंने एरो से इंडिकेट भी किया है। अब किस किस का अवशोषण होता है? पी और बी यानी प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स को छोड़कर के बाकी सभी चीज़ों का अवशोषण हो जाता है। किस में हो जाता है? बाहर। और किस में पहुंच जाता है? बोमून कैप्सूल के अंदर। और यहाँ पहुँचने के पश्चात इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये डबल वॉल्ड यू की आकृति का अपन ने दिखाया है बोमून कैप्सूल। और जो ये ग्लोमेरुलस से छन करके ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंच रहा है, इसका नाम यहाँ दे दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब यहाँ ये पीसीटी है, अब ये चलेगी एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के रूप में, कई कैपिलरीज होती हैं, यहाँ इसका नाम लिखा है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर अकेले का लेते हैं तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नाम देते, लेकिन कई होते हैं इसलिए लिख दिया पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये देखिए आप पीछे की तरफ
पीछे की तरफ जा रही है। ये देखिए आप कहाँ, पीछे की तरफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रेड वाली। अब पीसीटी के अंदर वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट्स, फॉस्फेट आयंस, इनका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, जबकि यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन का बिल्कुल नहीं होता। यहाँ ग्लूकोज का तो सभी का तीनों तीन तीन लिए हैं, तीनों का अवशोषण हो गया। एमिनो एसिड्स के तीनों का अवशोषण हो गया, लेकिन सोडियम आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स और फॉस्फेट आयन दो आए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और सोडियम आयंस एक एक आए हैं, अभी बचे हुए हैं। इसका मतलब पानी भी है और सोडियम आयंस भी हैं। क्लोराइड आयन भी एक आया है, क्लोराइड आयन भी बचे हुए हैं। अब आगे अपन देखते हैं, ये है डिस्टल सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। अब वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वापस, सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और सोडियम आयन जो हैं वो इनकी निश्चित पीएच को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये एक्सचेंज करते हैं। ये देखिए आगे पोटेशियम KHF लिखा हुआ है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, फ्लोराइड है। तो हाइड्रोजन आयन तो चले जाते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल में, और उसके बदले में सोडियम आयंस को ले लेते हैं। ये वाटर का यहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो एड्रिनल के कॉर्टेक्स से स्त्रवित होने वाले एल्डोस्टेरोन हार्मोन से की द्वारा होता है। इसलिए इस प्रकार के रीअब्जॉर्प्शन को फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब ये सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, और क्लोराइड आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड प्रोसेस जो आएगा वो ट्यूबुलर सीक्रेशन का होगा। यहाँ हार्मफुल प्रोडक्ट ब्लड के अंदर, यहाँ ब्लड के पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर पोटेशियम और फ्लोराइड आयन जो पाए जाते हैं वो कहाँ छोड़ दिए जाते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन, यानी कि नाम दिया ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो हार्मफुल होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल के लास्ट पार्ट में। और ये क्या दिखाई है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल DCT। ये देखिए बोमन कैप्सूल, उसके बाद में PCT, फिर ये लूप ऑफ हेनले, बीच में पतला संकरा दिखाया है, उसके बाद में ये चौड़ी दिखाई है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, और ये जाकर के किस में खुल रही है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल रही है। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर भी है, कुछ सोडियम आयंस भी हैं, क्लोराइड आयन भी हैं, फॉस्फेट आयंस भी हैं, यूरिक एसिड, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल शुरुआत में जो लिए थे वो हैं, क्रिएटिनिन भी है, यूरिया भी है, पोटेशियम भी है, और हाइड्रोजन भी है, और फ्लोराइड भी है। ये यहाँ तीसरा प्रोसेस जो होगा वो ट्यूबुलर सीक्रेशन या ऑगमेंटेशन होगा, जो आगे आएगा। तो यहीं आपको मैं विस्तार से इस डायग्राम के द्वारा समझा देना चाहता हूँ। रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। इन द डिस्टल ट्यूबुल, दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर, ए मोर सेलेक्टिव एक्यूरेटली रेगुलेटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेज टेक्स प्लेस। यहाँ और ज़्यादा चयनात्मक जो अवशोषण जो होता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी के रेगुलेटेड का मतलब नियंत्रण में होता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन ले रहे हैं पहला, हियर मोर वाटर अबाउट 13%, और अधिक पानी 80% का रीअब्जॉर्प्शन तो PCT में कर लिया, और बचा हुआ जो 13%, अबाउट 13% वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ एन हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेटेड बाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यहाँ सीक्रेटेड शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिलीज बाई
क्योंकि ये पिट्यूटरी की पोस्टीरियर पार्ट यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से इनका सिंथेसिस नहीं होता है। इनका तो हाइपोथैलेमस में पाए जाने वाले यानी वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, तो वहाँ से आकर के ये न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं एक्चुअली, और यहाँ आकर के ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में आकर के स्टोर होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से निर्मुक्त हो जाते हैं। तो रिलीज्ड होना चाहिए, लेकिन जगह जगह सीक्रेटेड लिखा हुआ है, स्त्रवित किया जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि की पाली से, विच इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल ट्यूबुल्स टू वाटर। जो जल की अवशोषण की जो क्षमता होती है वो डिस्टल ट्यूबुल्स के अंदर इसकी अवशोषणता की पारगम्यता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। दिस फ्रैक्शन इज रीअब्जॉर्ब्ड वाटर इज कॉल्ड, ये जो पानी के अंश का जो पुनः अवशोषण हुआ है इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। फैकल्टेटिव यानी विकल्पी, विकल्प है इनके पास में, अविकल्पी ऑब्लिगेटरी नहीं हो रहा है। ये दोनों में डिफरेंस देखो कितना शानदार है। ऑब्लिगेटरी में किसी की सहायता नहीं पड़ती, लेकिन फैकल्टेटिव हिंदी में बोलते हैं विकल्पी, विकल्प है इनके पास में, बिना विकल्प इनका अवशोषण नहीं हो सकता, यानी हार्मोन के द्वारा हो रहा है, हार्मोन के कारण से इनका अवशोषण होता है। दिस प्रोसेस एडेड बाई दी हार्मोन या एन हार्मोन, ये प्रोसेस जो होता है फैकल्टेटिव वाटर रिअब्जॉर्प्शन, ये हार्मोन के द्वारा ही संपन्न होता है। और ओनली 13% रिमेनिंग वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी के अंदर होगा। सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ एक्सचेंज होगा, सोडियम आयन तो लेगा ब्लड, और उसके अंदर जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हाइड्रोजन आयन जो हैं वो, ये डायग्राम में भी बताया है, देखिए आप, ये देखिए वाटर डीसीटी के अंदर जो हाइड्रोजन आयन हैं वो डीसीटी के अंदर छोड़ दिए जाते हैं, और सोडियम आयन को ये ब्लड के अंदर, ये देखिए आप, ब्लड के अंदर ले लिया जाता है। इसके साथ में क्लोराइड आयन भी आते हैं। व्हेनेवर, जब कभी भी, द एसिडिटी ऑफ ब्लड राइजेज, जब ब्लड की अम्लीयता बढ़ जाती है तो डिस्टल ट्यूबुल्स एक्सचेंज हाइड्रोजन आयन फॉर सोडियम आयंस, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन के बीच में विनिमय करते हैं। दैट इज टेकन अप हाइड्रोजन आयन फ्रॉम ब्लड, यानी ये डीसीटी जो है वो हाइड्रोजन आयन को तो ब्लड से ले लेती है, पास सोडियम आयन टू दी ब्लड, और सोडियम आयंस को, ये देखिए सोडियम आयंस, इधर डायग्राम की तरफ आइए, कर्सर के साथ रहिए, सोडियम आयन को ब्लड के अंदर छोड़ दी जाती है, और ब्लड से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर या कैपिलरी के अंदर, यहाँ एक कैपिलरी दिखाई है, उससे ये हाइड्रोजन आयन को ले लेती है। कौन? डीसीटी। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसमें से ये पुनः अवशोषण हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यहाँ जो आयंस का, हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन का जो एक्सचेंज हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है। दिस एक्सचेंज यानी जो यहाँ हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन का जो विनिमय हुआ, दिस एक्सचेंज हेल्प्स इन टू प्रिजर्व ए कांस्टेंट पीएच इन द ब्लड, ये जो हाइड्रोजन और सोडियम आयंस के बीच में जो विनिमय हुआ है वो सदैव ब्लड की पीएच जो लगभग 7.4 होती है उसको स्थायी बनाने में सहायता करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द डिस्टल ट्यूबुल्स। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित किया जाता है वो सोडियम डिस्टल ट्यूबुल्स के अंदर सोडियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण को
उद्दीपित करता है, प्रमोट करता है। पीछे हो सकता है मैंने कहीं एल्डोस्टेरोन गलती से कहीं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन DCT में अगर बोल गया हूँ तो सुधार कर लेना। वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसकी जगह हो सकता है मैंने शायद बोल दिया होगा भूलवश, ऐसा हो गया है, क्षमा, लेकिन संशोधन कर लेना। नेक्स्ट, chloride ion reabsorption. Certain quantity of chloride ion are also absorbed here by passive diffusion. यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा क्लोराइड आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। पीछे डायग्राम में दिखाया है, क्लोराइड आयन एक आ रहा है। इन ए, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इन ए नॉर्मल एडल्ट, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में, मनुष्य के अंदर 7200 मिलीलीटर पर आवर यानी 120 मिलीलीटर पर मिनट, 72 पर मिनट, 60 मिनट होती हैं एक घंटे में, यानी इन ए नॉर्मल एडल्ट, यानी जैसे मैन लिया है, मनुष्य लिया है, ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड एट बोमून कैप्सूल, यानी एक घंटे के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो 7200 मिलीलीटर बनता है, और एक मिनट में 120 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट। आउट ऑफ दिस ओनली, यानी इनमें से सिर्फ 55 ml 55 ml इज पुट आउट इन द यूरिन इन एन आवर, एक घंटे के अंदर ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट जो है वो सिर्फ 55 यानी 55 मिलीलीटर ही यूरिन के रूप में शरीर से बाहर तो नहीं निकल सकता, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के एकत्रित होता है या यूरिन फॉर्मेशन होती है, मूत्र का निर्माण होता है। ओनली 55 मिलीलीटर इज पुट आउट इन द यूरिन इन एन आवर, एक घंटे के अंदर मात्र, जबकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बन रहा है 7200 मिलीलीटर पर आवर, और यूरिन कितना बन रहा है 55 मिलीलीटर इन एन आवर, एक घंटे में। इसका मतलब अंतर देखिए, 7200 में से 55 निकालने के बाद में है 7145 मिलीलीटर पर आवर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, क्योंकि उसमें थ्रेशोल्ड या यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर आउट हो चुके हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है PCT में, DCT में। यहाँ इट इज एविडेंट therefore that the rest is reabsorbed by the kidney tubules। यहाँ ये कहना आपको उचित ही होगा, स्पष्ट ही होगा कि यह स्पष्ट रूप से ये कहना उचित ही होगा कि इसलिए दैट द रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी ट्यूबुल्स, बाकी का बचा हुआ 7145 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर आवर जो है वो उनका रीअब्जॉर्प्शन किडनी ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन के PCT और DCT में हो जाता है। थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सीक्रेशन, जिसका दूसरा नाम है अगमेंटेशन। ये नया शब्द है, शॉर्ट नोट के रूप में कम्पिटिटिव एग्जाम और पास कोर्स दोनों में पूछा जाता है। इट इज ए सपोर्टिंग मैकेनिज्म,
ये तो एक सहायक क्रियाविधि है विच सप्लीमेंट जो आपूर्ति करती है द फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। जो रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म दोनों को ये सहायता करने वाली मैकेनिज्म है। द सेल्स ऑफ द ट्यूबुल्स रिमूव नॉन थ्रेशहोल्ड सब्सटेंसेज। ट्यूबुल्स की जो किडनी ट्यूबुल्स की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अनुपयोगी या नॉन एसेंशियल हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको तो रिमूव या निर्मुक्त करती है, छोड़ती है। एंड फॉरेन सब्सटेंसेज फ्रॉम द ब्लड रिमेंड स्टिल आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के पश्चात अगर ब्लड के अंदर कोई सब्सटेंसेज बच गया होगा या विदेशी पार्टिकल या विदेशी सब्सटेंसेज, उनको ये किडनी या पीसीटी और डीसीटी अपने अंदर लेकर के बाहर निकालती है। द सेल्स ऑफ द ट्यूबुल अब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेज, यानी किडनी की जो ट्यूबुल्स होती हैं ये उनको फ्रॉम दी ब्लड यानी ब्लड से इनको अब्जॉर्ब कर लेती है। कंटेंट इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो वर्तमान में कहाँ पड़ी है, ब्लड यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर अगर उपस्थित है। अनुपयोगी पदार्थों का किडनी की जो ट्यूबुल्स की जो डीसीटी है, मुख्य तौर से डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो अपने अंदर ले लेती है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के ब्लड में ये नॉन थ्री यानी कि नॉन एसेंशियल हार्मफुल टॉक्सिक जैसे पोटेशियम है, फ्लोराइड है, हाइड्रोजन आयन है और अमोनिया है इत्यादि, कोई ड्रग्स भी हो सकती हैं, यानी नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं ये। सीक्रेट देम इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमिन, जो किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, ट्यूबुलर यानी कि नलिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अवकाश में। वेयर दीज आर मिक्स्ड विद द फिल्ट्रेट, अब जाकर के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनाता है उसके साथ में जाकर के ये मिश्रित हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ दीज सब्सटेंसेज बाय ट्यूबुलर सेल्स, ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा ये इन पदार्थों का जो रिमूवल है यानी हटना जो है, इट इज टेक्स प्लेस बाय ए मैकेनिज्म दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यहाँ सक्रिय अभिगमन के द्वारा ये ब्लड से ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में छोड़ने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ सब सब्सटेंसेज आर पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस, क्रिएटिनिन, अमोनिया, सर्टेन ड्रग्स एंड अदर नॉन थर्स या थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज। और कुछ अन्य औषधियाँ भी हो सकती हैं जो अपन ग्रहण करते हैं विभिन्न प्रकार की डिजीज होने पर, और कुछ और अन्य भी मतलब नॉन एसेंशियल या हार्मफुल सब्सटेंसेज भी हो सकते हैं। तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बदल बदल करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपके अगर किसी जगह एक जगह हो सकता है मेरे से कहीं बोलने में कोई त्रुटि हो गई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं और मेरे सामने मैटर है, कोई मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लगातार बोलने पर कहीं भी त्रुटि होने की पूरी पूरी गुंजाइश होती है, फिर भी आगे मैंने उसका संशोधन कर दिया है। मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं एक जगह गलत बोल गया था, जिसका मैं संशोधन आगे मैंने कर दिया है। टॉपिक बहुत शानदार है, आप ज़रूर इस वीडियो को सुनना, पसंद आएगा। मेरा दिल कहता है कि आपकी बिल्कुल पसंद आएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत शानदार है, बहुत ब्यूटीफुल है, और सुनने लायक भी है, देखने लायक भी है, नोट्स बनाने लायक भी है, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए आगे आपका भविष्य प्रज्वलित हो उसके में भी ये कारगर साबित होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।